आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग टेस्ट की पहले टेस्ट की शुरुआत करते हैं। इसमें से ये लिखा है गोली दर्पण में परावर्तक तल का व्यास को कहा जाता है। देखिए आप लोग फोकस दूरी जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? और उसे फोकस कहते हैं। और फोकस जहाँ भी होता है, फोकस से और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये रहा फोकस दूरी की डेफिनेशन। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या ये होता है कि केंद्र से, वक्रता केंद्र से और उसके ध्रुव से मिलाने वाली दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। रह गया भाई द्वारक की बात आई। अब द्वारक बचा है, द्वारक का ही ये डिफिनीशन दिया गया है, मतलब द्वारक ही इसका सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है भाई कि वाहनों के पश्च दृश्य को दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पश्च दृश्य के लिए मतलब बाहर के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दर्पण का कौन सा है जो प्रयोग करते हैं? तो बातों को ध्यान से देखिएगा। दर्पण का प्रयोग जो करते हैं ना, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगले आइएगा, हम लोग बात करेंगे सूर्य के उदय होने से। सूर्य के उदय के सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे दिया है नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। भाई इसमें अगर हम लोग देखें, देखो प्रकीर्णन का ही कमाल है, ये तो बात सही है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका प्रकीर्णन कम होगा वह क्या होगा? वही आपका प्रकाश दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है, इसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है, कौन दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? अल्लाह बी इसका राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हो चुकी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। समुद्री जल में नीला प्रतीत होता है। यार समुद्री जल नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि उसमें सवाल और जलीय पौधे तैरते रहते हैं। नीले आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। गहरे जल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। देखिए जो समुद्र होता है, समुद्र नीले रंग का प्रतीत होता है। समुद्र जो होता है वह नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। और इसका भी कारण कौन है? प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन एक काज है, इसका कारण है जो समुद्र में नीला दिखाई देता है। बात क्लियर हो चुकी। अगला देखिएगा, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? भाई 4 प्रतिरोध को तुल्य ये किस क्रम में जोड़ रहा है? 4 प्रतिरोध को जोड़ रहा है और किस क्रम में? देखो भाई 4 प्रतिरोध को जोड़ना है, एक दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ना है तो उसका तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा? भाई समांतर प्रतिरोध में जो मान होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस क्या करेंगे 1/4, इन सभी का लघुत्तम ले लीजिएगा। लघुत्तम कितना आएगा? 4। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4/4 बराबर कितना हो जाएगा? 4/4 काट देंगे इसको, आएगा कितना? 1। इसका मतलब ये हो गया, इसका जो मान आएगा कितना आएगा? 1 ओम आएगा। बातें क्लियर हो चुकी होगी भाई। 4 ओम को अगर हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, 4 ओम को किस क्रम में जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पर किस क्रम में जोड़ रहे हैं? सभी को किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम का जो फार्मूलाज होता है, समांतर क्रम की जो बातें होती हैं वह क्या होगा? इसमें से हम लोग देखेंगे भाई, समांतर क्रम का जो सूत्र होता है 1/r, 1/r बराबर होता 1/r बराबर 1 नहीं, 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसा ही होता है। तो भाई ये सब चीज़ें हम लोग सभी लोग जानते हैं, अच्छे से पढ़े हैं, इन सारी बातों को अच्छे से करेंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 4 ओम वाले एन तारों के पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाए इस समायोजन का तुल्य भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया यार। इसका ये है, आगे देखिएगा प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले, अच्छा
यन चालक तारों को अच्छा, मतलब 4 ओम का प्रतिरोध है और कितने दिया, एन बार जोड़ा गया है भाई। 1/ए और 1/4 प्लस 1/4 कितनी बार है, एन टाइम जोड़ेंगे। तो जब इतनी बार एन टाइम जोड़ोगे ना, उसका जो मान आएगा, उसका मान आर 1/r बराबर हो जाएगा एन बट्टे कितना होगा, आर डैश। आर डैश करते हैं, आर कर दो तो आएगा कितना, आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी ये, एन बट्टे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एन बट्टे का आर का इसमें कौन सा सूत्र है, सॉरी n/4 हो जाएगा लल्ला, 4 n/4 को, एक मिनट, क्या होगा, आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी कितना, एन बट्टे कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलो कौन सा है n/4, इसका तीसरा सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से बनने वाले को कहा जाता है। भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग कहाँ करते हैं, भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग करेंगे विद्युत मोटर में कर दीजिए, विद्युत जनित में कर दीजिए, तो विद्युत जनित में करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग कहाँ करेंगे, विद्युत जनित में करेंगे। सही उत्तर कौन है, विद्युत जनित। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर प्रेम की निशानी होती है, और संगमरमर का रासायनिक रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। भाई ये जो हमारे पास से दिया गया है ना, ये तो बिना बुझा हुआ चूना है। ये हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यही संगमरमर है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, संगमरमर है। तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है, संगमरमर है, यही इसका सूत्र होता है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करेंगे ऐसी धातु जो संरक्षित नहीं होती है। ऐसी धातु जो संरक्षित नहीं होती मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है। देखो भाई, जो सबसे कम क्रियाशील होगी वह का क्षरण नहीं होगा। तो ऐसी धातु कौन सी है, सोना, यह राइट आंसर होगा। चांदी भी कम क्रियाशील होता है, लेकिन सोना उससे भी कम क्रियाशील होता है, इसीलिए तो सोना चमकता है, उसके ऊपर ऊपर वायुमंडल की परत नहीं जमती है। चलो आगे देखिएगा, धातु जो भाप से क्रिया करती है, धातु जो भाप से क्रिया करती है, एक मेरी बात सुनिए, धातु जो भाप से क्रिया करती है वह कौन सी होगी, तो कौन सा भैया, मैं धातु के बारे में बात हो रही है, धातु ऐसा जो भाप से क्रिया करे, तो भाप से क्रिया करने वाली जो धातु होती हैं, 10वें वाला बात हो रहा है, तो 10वें में हम लोग कहेंगे कौन सा भैया, 10वें में तीसरा आंसर सही होगा। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका, विरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण। अगला देखिए, कठोर जल को, कौन सा भैया, कठोर जल को कहाँ लिखा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। भाई कठोर जल को मृदु माने नरम मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए तो साबुन लगाते हैं भाई, किस लिए, धामन सोडा का प्रयोग करते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, इसमें कौन सा कथन असत्य है, इसका संयोजी एक संयोजी है, इसमें ऋणात्मक एक संयोजी न प्रथम समूह में उपस्थित है। अच्छा, कौन सा असत्य है, यह चतुर्थ आवर्त में स्थित है। तो कुल मिला जुलाकर इसमें से जो गलत बात है वह दूसरा गलत बात है, तो दूसरा ही सही उत्तर हो गया अल्लाह। ठीक है, चलो ये जो है 2 8 10 8 18 18 19 19 माने पोटेशियम है, तो चतुर्थ में भी स्थित है। चलो सब बातें क्लियर है, बस यही बात है कि ये किस दूसरा वाला गलत है। चलो आगे देखो, द्वार कोशिका पाई जाते हैं, द्वार कोशिका पाई जाती हैं, द्वार कोशिका पाई जाती हैं। और द्वार कोशिका किस में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं। किस में लल्ला, रंध्रों में, रंध्रों में पाई जाती हैं द्वार कोशिका। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल है वह अवशोषित क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है वह अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है। भाई क्लोरोफिल जो है वह, क्लोरोफिल का काम ही क्या है, वह सूर्य देवता के क्या करता है, सूर्य देवता के प्रकाश को अवशोषित करेगा, सूर्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है भाई खनिज क्लोरोफिल। आइए कह रहा है कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो 16 वाला जो ऊतक बनने की बात कर रहा है
उसमें भ्रूणपोष, तो भैया भ्रूणपोष इसका सही उत्तर होगा। भ्रूणपोष क्या है, उसका सही उत्तर होगा। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो फूल में बदल जाता है, उसका क्या फल में बदल जाता है? अंडाशय। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। चलो भाई, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से मेंडलीव, निम्नलिखित में से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला है, मेंडेलियन कारकों को अब जीन कहा जाता है। देखिए बड़े अच्छे अच्छे बातें इसमें लिखी गई है। लक्षण केवल संयुग्मित इसमें समृद्ध होते हैं। मानव के सभी लक्षण प्रभावित दर्शाते हैं। कई जीन लिंगों के सहलग्न रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाई 18 का, उसमें पहला भी सही है और चौथा भी सही है। मतलब कौन सा सही होगा? पहला भी सही और चौथा सही। इसका मतलब इसका उत्तर कौन हो गया? तीसरा सही है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। लिंग से पुरुष के लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष के जो लिंग गुणसूत्र होता है वह कौन सा होता है भाई? लिंग निर्धारण, क्या बोलेंगे? लिंग निर्धारण जो सूत्र होता है उसे पुरुष में पाया जाता है, वो कौन सा होता है? यक्स और वाई होता है। स्त्रियों में यक्स एक्स होता है और पुरुषों में यक्स वाई होता है। स्त्रियों में यक्स यक्स होता है और पुरुषों में यक्स वाई होता है। मतलब इसी से डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। देखिए, किसी व्यक्ति को अगर केवल लड़की पैदा हो रही है या केवल लड़का पैदा हो रहा है, बच्चा क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये माँ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। यह है स्त्री के ऊपर, ये लड़की के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। यह पैदा होगा, ये डिपेंड करेगा कि उस लड़के के किस कुछ क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, जा करके मिल रहे हैं जाइगोट में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को लड़का होना लड़की होना अनडिपेंड होता है, पुरुष के लिंग के गुणसूत्र पर होता है। पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, क्योंकि औरतों में हमेशा एक्स एक्स ही होता है, लड़कियों में एक्स एक्स ही होता है। इनके पास कोई डिसीजन की बात नहीं। यहाँ पर अगर इसका देखेगा, हम लोग ये बात करते हैं कि जब पुरुष का क्या होता है, यक्स और वाई होता है, और स्त्री क्या होता है, यक्स और यक्स होता है। जब इसका यक्स और यक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगी? लड़की बन जाती है। और जब पुरुष का वाई और इसका यक्स मिलेगा तो क्या बन जाएगा? लड़का बन जाता है। ये डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है कि ये पुरुष पुरुष पर निर्भर करेगा कि भाई इसका इनका कितना, कौन सा जाइगोट जा कर के मिल रहा है। जो जाइगोट जाकर मिलेगा उसी से क्या होगा, उसी से क्या होगा। अगर यक्स यक्स वाला मिल गया अगर पुरुष का, तो लड़की हो गई। वाई वाला मिल गया तो लड़का हो गया। चलो भाई, इसमें से लिंग गुणसूत्र कौन सा, ये हो गया, क्लियर है। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन है। एक आहार श्रृंखला में जैव निम्नीकरण पीठननाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा को एकत्रित होने जाना क्या कहलाता है? यार एक बात समझते हैं, यह जैव विकास से और उससे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट ऑफ साइंस से क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोलते हैं जैव आवर्धन। इसका आंसर क्या होगा? जैव आवर्धन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, आपके सामने है। ओ माय गॉड, आंसर भी दिख गए हैं, रुक जाओ। कौन सा कथन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो आंसर दिख ही गया। कौन सा? 24 दिसंबर। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है? तो हॉलमार्क जो होता है किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है? तो हॉलमार्क जो है किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है? आप देखेंगे इसका क्या होगा? सोने का। हॉलमार्क का कहते हैं ना कि लोग हॉलमार्क या हाल, अभी देखेंगे अगर आप लोग कहीं मतलब कोई आभूषण वगैरह लेते हैं, गहना वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है कि हॉलमार्क लगा है कि नहीं लगा है। सब लोग अपने हॉलमार्क अपने चिन्ह को लगा के देते हैं। वही कह रहा है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है। भाई हॉलमार्क जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाएगा? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हॉलमार्क की बात अगर करता है कि हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है, तो सोने का होता है भैया। किसका? सॉरी चांदी लगा दी, सोने पर होता है।
अब एक बात सुनिएगा, सूचना पाने का अधिकार, जैसे कोई घटना होती है और वो घटना होती है उसका इंजाम से पहले, जैसे कह रहा है कि भाई ऐसा आपने गलती किया है, इसको ये करने का आपको मतलब इसका सूचना मतलब ऐसा गलती आपने की है तो उसको पहले उसके सजा देने से पहले आप उसको सूचना देने का अधिकार होता है, सूचना पाने का अधिकार होता है। तो हमको सूचना पहले मिलनी चाहिए। वही बात कर रहा है कि सूचना पाने का अधिकार किस अधिनियम में, अधिनियम कब पारित हुआ था? भाई सूचना पाने का अधिकार किस अधिनियम में पारित हुआ? ये 2005 में पारित हुआ, अक्टूबर के मंथ में। आगे कह रहा है एग मार्क किस वस्तुओं के लिए, देखो अभी हाल मार्क की बात ऊपर हो रही थी, अब यहाँ एग मार्क की किस वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। भाई बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आप लोग को ये चीज़ें सब याद होने चाहिए, ये बड़े महत्वपूर्ण है, जीवन को बड़े सुख और समृद्धि को भरने और शांति के प्रतीक होते हैं। यार ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, यही तो है, पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना पता होता है ये सब चीज़ें, इसलिए कह रहे हैं ना ऐसी चीज़ों को पढ़ते रहिए। सूचना पाने का अधिकार क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा 2005 अक्टूबर के मंथ में। हॉलमार्क का क्या होता है? चांदी पर होता है। और कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? एक बात सुनिए, बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन कब होता है? बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस का मतलब यह है खाने पीने का मतलब, और खाने पीने का मतलब खाने पीने करके खा पी के लोग क्या होंगे? बड़े होंगे। तो बड़े होने के से पहले है खाएंगे पिएंगे, तो खाने पीने का जो दिवस मनाएंगे कब मनाएंगे? 24 दिसंबर को मनाएंगे। चलो भैया, एक मार्का वस्तुओं का बिना के प्रमाणित चिन्ह खाद्य पदार्थ होगा। खाने पीने की जो चीज़ें होगी, जैसे मान लीजिए आप कुरकुरे हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, कोई भी चीज़ होता है खाने पीने की जो सामान मिलते हैं, उस पे अपने अपने सभी लोग का देखेंगे ना, एक ऐसे लोगो बना होता है, उसी को बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है ब्लैक कलर का, इसको स्कैनिंग करते हो, इसको बोलते हैं एक मार्क का बोलते हैं। वह एक मार्क का चिन्ह होता है जो हर किसी खाने पीने की वस्तुओं में दिखाई देता है, खाद्य पदार्थ। आगे क्या कह रहा भैया? कह रहा है कि ISI किसका प्रमाणित चिन्ह है? बहुत बढ़िया बढ़िया चीज दिया है यार, गजब से दिया है। बताओ भाई ISI किसका प्रमाणित चिन्ह है? तो भैया उत्पादित मशीनों या गैर खाद्य पदार्थों का। तो इस बात समझिएगा, हमारा तीसरा अग्गा वाला आंसर सही है। आगे कह रहा है क्या भाई? उपभोक्ता जिला स्तर का न्यायालय किस राज्य तक का मुकदमा सुनता है? देखो, उपभोक्ता जिला स्तर का न्यायालय किस राज्य तक मुकदमा अक्सर अधिकतम देख सकता है, उससे अधिक का मुकदमा वह नहीं देखेगा। मतलब क्या है? इसका सही आंसर कौन है? 20 लाख तक के दावे। राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राज्य तक मुकदमा सुनाती हैं? राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें, कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राज्य तक मुकदमा सुनाती हैं? तो किस कितने तक भैया? 20 लाख, 1 करोड़ से, 20 लाख से लेकर के 1 करोड़। दूसरे नंबर पे है, यह जिला उपभोक्ता से ज़्यादा बड़ा होता है राज्य स्तरीय उपभोक्ता। जब 20 लाख से ऊपर और 20 लाख से कम होगा तो जिला में, अगर बात सुना जिला स्तर की बात होगा तो 20 लाख से कम, और 20 लाख से ऊपर जब जाएगा तो उसे बोलेंगे कि राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत में जाएंगे, और वहाँ पर 20 लाख से ऊपर चलेगा और 1 करोड़ तक के दावे होते हैं। चलो भैया, आगे कह रहा है कोपरा किस पर लागू होता है? कोपरा किस पर लागू होता है? तो कोपरा जो होता है वह सामानों पर लागू होता है। किस पर भैया? सामानों पर लागू होता है कोपरा। कोपरा किस पर लागू होता है? सामानों पर लागू होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित होता, कब लागू किया गया? क्वेश्चन पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? तो लागू होता है ये 1900 कितने में? 86 में। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करता है, वो उसे क्या बोलेंगे? इस ISO मतलब क्या होगा भैया? यह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, क्या दिया? राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का मानक तय करता है। कौन सा भैया? ISO। आगे देखिएगा, हम लोग बात करेंगे, दिख गया, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? तो शहद खरीदते समय हमें एक मार्क का निशान देखना चाहिए। कौन सा भैया? एक मार्क का निशान, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि खाने पीने वाली जो सामान होती है
उससे हम लोग 1 मार्क को देखते हैं। किससे? 1 मार्क। तो बात समझिएगा, हम लोग अच्छे से इस बात को देख पा रहे होंगे। आईटीआई अधिनियम, आईटीआई अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकता है? तो आईटीआई के अधिनियम कौन सा भैया? एक नागरिक कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, मैथ का क्वेश्चन है। अब इसका निकालना है कि भाई इतने दिए गए हैं, इसका आगामी क्रम में लिखी कैसे है? यदि इसका माध्यिका कितना है? 12 है, तो यक्स का मान बताइए यार। इसको कुछ नहीं करना है, इधर से एक हटा दो, रुक जाओ 1 मिनट, इधर से एक, इधर से इसका आप लोग करिएगा। इसका जो सही उत्तर है कौन सा? हाँ, इसमें से कुछ करना नहीं, ये दोनों ले लो बस। 3 रुक जाओ, थोड़ा सा और कर देते हैं। ये बात क्लियर होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ, घबराओ मत, आंसर नहीं दिखेगा। क्या करेंगे? इसमें से हम लोग करेंगे हल, नीचे दिया है अभी। बात ये करेंगे ना, नीचे ये वाला, ये इसको आप क्या करिए, इसको ले लीजिए। उधर कितने छोड़ने हैं? उधर 3 छोड़ दो, इसको 3 को छोड़ दो, इधर भी 3 छोड़ दो। बच्चे कितना है? एक्स प्लस कितना है? x+2 बटे कर दो। तो अगर इसको करो भाई, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये 2x हो गए, 2x हो गए। अब एक क्रम बनेगा, इस क्रम के आधार पर यदि हम देखेंगे तो देखिएगा क्रम के आधार पर भाई, इसमें देखो, इसमें भी इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, इन दोनों को ले लो, दोनों का मध्य पद कितना होगा? दोनों को जोड़ करके x+1 होगा। परंतु प्रश्न में ये उठता है, माध्यिका कितनी है? 12 है। तो माध्यिका इतना है, 12 है, इतने बराबर 12, ये उठ के इधर आ गया 13। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11। चलो, एक बारंबारता बंडल की माध्यिका, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ला। मैंने इसको कॉन्सेप्ट पता करना, मैंने कहा था बहुलक बराबर होता है 32 -32 है ना। बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या है? 32। बहुलक बराबर क्या है? 32। बहुलक बराबर क्या है? 32। तो बहुलक बराबर क्या है? 32 है। उसको हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे? बहुलक बराबर 32 कैसे? बहुलक बराबर 3 माध्यिका और 2 माध्य, मतलब इसका सही उत्तर कौन हो गया? बहुलक बराबर 3 माध्यिका होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा, और 2 माध्यिका होगा, 2 माध्यिका। इसका सही उत्तर कौन हो गया भैया? ये सही उत्तर सी। चलो अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक, वही फार्मूला लगा दीजिए जो भी नीचे हम लोग ऊपर पढ़े हैं, वही फार्मूला का इस्तेमाल करके। और ये क्वेश्चन आया भी था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, और इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 19 आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। सुख सागर के लेखक हैं, इसे याद कर लो, सुख सागर, सारी चीज़ों को देखना चाहिए। क्या सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है, तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। आगे भैया, रानी केतनी की कहानी के लेखक हैं, इससे बोलेंगे इस्सा अल्लाह खां। अगला है पंडित लल्लू लाल के लेखक हैं, पंडित लल्लू लाल के लेखक हैं कौन सा भैया? पंडित प्रेम सागर के। आगे है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान है, गुना कर्मभूमि है, गोदान, गोदान। लहरों का राजवंश किस विधा पर आधारित है? लहरों का राजवंश, लहरों का राजवंश किस विधा पर आधारित है? तो यह है नाटक है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसमें देखिए विनोबी धर्मवीर भारती। अगला इसी प्रकार से ये टेस्ट आप लोग का कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को अच्छे से बातें समझ में आ रही होगी। टेस्ट डेली देते रहिए, इस प्रकार से टेस्ट आपका डेली होता रहेगा, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग खुश होंगे, पढ़ते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू डियर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।